अस्सलाम वालेकुम। एबीएन न्यूज के साथ मैं हूं फातिमा तासीर। बांग्लादेश क्रिकेट टीम टेस्ट सीरीज खेलने के लिए लाहौर पहुंच गई। लाहौर के अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट से बांग्लादेश टीम को सख्त सिक्योरिटी में निजी होटल पहुंचाया गया। शेड्यूल के मुताबिक मेहमान टीम आज आराम करेगी। बांग्लादेश टीम 14 अगस्त को कजाफी स्टेडियम में पहला ट्रेनिंग सेशन करेगी। 3 दिन तक ट्रेनिंग के बाद 17 अगस्त को बांग्लादेश टीम इस्लामाबाद के लिए रवाना होगी। मेहमान टीम अपने दौरे के दौरान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलेगी। सीरीज का पहला मैच 21 अगस्त से रावलपिंडी, जबकि दूसरा टेस्ट 30 अगस्त से कराची में शुरू होगा। बांग्लादेशी टीम को पहले 17 अगस्त को इस्लामाबाद पहुंचना था, ताहम ढाका में हालिया सूरत हाल की वजह से पीसीबी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को अपनी टीम पहले भेजने की दावत दी थी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने पीसीबी की दावत कबूल करते हुए टीम प्रैक्टिस के लिए पहले भेजने का फैसला किया। खबर शामिल करेंगे बहावल नगर से, जहां पर 9 उम्र लड़कों में मामूली तलकलामी पर झगड़ा। मुलजिम ने एक भाई को कत्ल, दूसरे भाई को शदीद जख्मी कर दिया। पुलिस के मुताबिक जांबहक नौजवान की शिनाख्त 13 साला मोहम्मद मुनीब के नाम से हुई है। पुलिस ने मकतूल की लाश और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि मौके पर पहुंचकर कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। खबर दे रहे हैं बहावल नगर से, जहां 9 उम्र लड़कों में मामूली तलकलामी पर झगड़ा हुआ। मुलजिम ने एक भाई को कत्ल जबकि दूसरे को शदीद जख्मी कर दिया। पुलिस के मुताबिक जांबहक नौजवान की शिनाख्त 13 साला मोहम्मद मुनीब के नाम से हुई। पुलिस ने मकतूल की लाश और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। कानूनी महाज पर मुस्लिम लीग नून को बड़ी जीत मिल गई। कौमी असम्बली के 3 हलकों में दोबारा गिनती के मामले में इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल। सुप्रीम कोर्ट ने केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल रहमान कांजू, अजहर कयूम नेहरा और जुल्फिकार अहमद को कामयाब करार दे दिया। बशारत राजा की ये रिपोर्ट देखिए। कौमी असम्बली के 3 हलकों के लिए कानूनी जंग। मुस्लिम लीग नून के तीनों उम्मीदवार अदालती महाज पर सुरखरू हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट में कौमी असम्बली के 3 हलकों में लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ लीगी उम्मीदवारों की दरख्वास्तों की समाअत हुई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुनाते हुए नून लीग के उम्मीदवारों की अपीलें मंजूर कर दी। अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देते हुए NA 154 लोधरा, NA 81 गुजरावाला और NA 79 गुजरावाला में वोटों की दोबारा गिनती से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 2-1 की अक्सरियत से फैसला देते हुए करार दिया गया कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा और इज्जत का मुस्तहिक है और अरकान से मुतालिक गैर जरूरी रिमार्क्स दिए लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार नहीं रखा जा सकता है। जबकि जस्टिस अकील अब्बासी ने इख्तलाफ करते हुए लिखा कि लाहौर हाई कोर्ट ने इंतखाबी तराजे पर नहीं इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पर फैसला दिया। आर्टिकल 199 के तहत हाई कोर्ट किसी भी गैर कानूनी इकदाम का जायजा लेने के लिए बाइख्तियार है। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में आईनी और कानूनी हुक्म नहीं कि मुदाखलत की जाए। आम इंतखाबात में तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले 3 आजाद उम्मीदवार राना फराज नून, बिलाल एजाज और एहसनुल्लाह विर्क कामयाब उम्मीदवार करार पाए थे। नून लीग के मद्दे मुकाबिल उम्मीदवारों ने दोबारा गिनती के लिए इलेक्शन से रुजू किया तो इलेक्शन कमीशन ने नून लीग के तीनों उम्मीदवारों को कामयाब करार दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को कलअदम करार देते हुए तीनों उम्मीदवारों को कामयाब उम्मीदवार करार दिया था। पीटीआई ने नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जल्द तकर्री का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन बैरिस्टर गोहर कहते हैं अगले चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन जल्द किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर शदीद तहफ्फुज़ात हैं। दोबारा गिनती की आड़ में हमारी जीत को हार में तब्दील किया जा रहा है। हमारी 4 सीटें एक पेन के स्ट्रोक से किसी और सियासी जमात को दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त दायर करेंगे। सेनेटर शिबली फराज ने कहा 17 सीटों वाली जमात की मसनूई अक्सरियत बनाई गई। उस मुल्क का क्या होगा जिसमें आइन को भी तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। हम लोगों को बताते रहेंगे कि इनके वोट को इज्जत नहीं दी जा रही। रिजल्ट टैली हो चुके थे, रिजल्ट अनाउंस और नोटिफाई हो चुके थे, MNA साहिबान ने ओथ ले लिए थे। इसी सरकमस्टांस में इसको रिवर्स करना हम समझते इंसाफ के तकाजों के मुनाफी है। कोशिश की गई प्लान B की तरह कि रिजर्व सीटें इनको ना दी जाए। अल्हम्दुलिल्लाह रिजर्व सीट में भी हम कामयाब हो गए। अब एक और रिकाउंटिंग की आड़ में कोशिश की जा रही है कि हमारी जीती हुई सीटें इनको कन्वर्ट किया जाए और उस जीत को डिफीट में तब्दील किया जाए। कानून इंसाफ के मुशीर बैरिस्टर अकील मलिक का कहना है कि कौमी असम्बली के तीनों हलकों में हकदार को 6 माह तक महरूम रखा गया।
सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा गिनती के केस में 2-1 से फैसला दिया है। वोटों की दोबारा गिनती कानून के मुताबिक होती है। झूठ बोलना पीटीआई का वतीरा है। मखसूस जमात का फॉर्म 47 का बयानिया जमीन बोस हो चुका। आपने अदालती सिस्टम को अपने नेफेरियस डिजाइन्स के लिए इस्तेमाल करते हुए आपने उसको डिले कॉज किया। इन 6 महीनों का हिसाब इनको कौन देगा? इज्जत माब मेंबर जो कौमी असम्बली हैं, इनको इनकी सीट से दूर रखा गया। असम्बली की जो सीट है वो 4000 के हवाले से है कि सूबाई सीट, जो सूबाई असम्बली की सीट होगी, उसमें दोनों कैंडिडेट्स के दरमियान जो जीतने वाला और जो रनर अप है, 4000 का अगर या 4000 से कम फ़र्क है तो वो रिकाउंट हो सकता है। फॉर्म 47 का प्रचार करते हैं और आवाम की आंखों में धूल झोंक के आज इनका वो फॉर्म 47 का जो झूठा बयानिया है वो भी ज़मीन बोस हो चुका है। बानी पीटीआई ने मुझे पाकिस्तान आने से मना किया है। हमारा और बानी पीटीआई का साथ बरकरार रहेगा। चौधरी मोने सिलाही कहते हैं बानी पीटीआई से बातचीत के बगैर मुल्क के हालात बेहतर नहीं हो सकते। चौधरी परवेज इलाही मुकम्मल सेहतयाब होते ही सियासत में अमली तौर पर आएंगे। 9 मई को पुलिस कहीं नजर नहीं आई, उसकी तहकीकात होनी चाहिए। पीटीआई को इलेक्शन प्रोसेस से आउट करने के लिए इंतखाबी निशान लिया गया। हमें इंसाफ ना मिला तो हम अवामी अदालत में जाएंगे। किसी दिन भी कुछ हो सकता है, लोग बाहर निकल आए तो हम अवाम के साथ होंगे। खान साहब से मेरी बात हुई थी उनकी अरेस्ट से कुछ दिन पहले, तब उन्होंने मुझे बड़ा क्लियरली कहा था तुम बिल्कुल अभी पाकिस्तान ना आना। तो वो ज़ाहिर है उनको खान साहब का विजन ज़्यादा, उनको चीज़ें नज़र आ रही थी किस तरफ जा रही हैं। हमारी कमिटमेंट थी खान साहब से, तो हम तो उसी पे कायम रहे और अब भी हम कायम हैं। इमरान खान साहब से बातचीत किए बगैर हालात बेहतर नहीं। 9 मई को क्या होता है कि 9 मई को आपको कहीं पुलिस नज़र नहीं आ रही, तो वो ये इसको डिस्कस करना और इसको एक्चुअली इन्वेस्टिगेट करना बड़ा ज़रूरी है। वालिद साहब की तकरीबन 80 एज है उनकी, और जब वो स्लिप हुए हैं वहाँ पे अडयाला में, उसके बाद उनकी जो रिब केज है उसको काफ़ी सीरियस डैमेज आया है। जब तक वो प्रॉपरली हील नहीं करते तब तक उनके लिए बाहर निकलना, एक्टिव होना जो है बड़ा मसला है। इंशाल्लाह जिस दिन उनकी प्रॉपर रिकवरी होगी तो बाहर भी आएंगे, टीवी इंटरव्यूज भी करेंगे और फिर पॉलिटिकल एक्टिविटीज में प्रॉपर पार्टिसिपेट करेंगे। टॉप सिटी केस में सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद का आगाज। पाक फौज ने इब्तिदाई इंक्वायरी में इल्जामात दुरुस्त साबित होने पर साबिक कोर कमांडर पेशावर और DGISI जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को तहवील में ले लिया। कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज। पाक फौज के लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अफसर को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल अदालत का सरबराह लगाया जाएगा। साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को फौज ने तहवील में ले लिया। कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। ISPR के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर पाक फौज ने जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ तफसीली इंक्वायरी की। इनके खिलाफ टॉप सिटी केस में शिकायत का जायजा लिया गया। फैज हमीद के खिलाफ रिटायरमेंट के बाद आर्मी एक्ट की गई खिलाफ वर्जियां भी साबित होती हैं। टॉप सिटी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक मोइज अहमद की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि फैज हमीद और उनके भाई नजफ हमीद टॉप सिटी को गैर कानूनी तौर पर टेक ओवर करना चाहते थे। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार को वजारत दिफा से राबते का मशवरा दिया। अटॉर्नी जनरल ने भी ताउन की यकीन दहानी कराई। आला अदलिया के अहकामात पर संगीन इल्जामात की तहकीक के लिए एक मेजर जनरल की सरबराही में आला सतह की इंक्वायरी कमेटी बनाई गई, जिसकी सिफारिश पर साबिक DGISI फैज हमीद को फौजी तहवील में लेकर कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। फैज हमीद के खिलाफ शफाफ इंक्वायरी होगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं फैज हमीद रिटायरमेंट के बाद सियासत में मुलविस रहे। फैज हमीद बाज आने वाले नहीं थे। फैज हमीद की सियासत में मुदाखलत रही है। 9 मई वाकयात में फैज हमीद का हाथ भी हो सकता है। ख्वाजा आसिफ ने कहा है 2013-14 में शुरू होने वाली साजिशों में यही लोग मुलविस रहे। जनरल बाजवा और फैज हमीद का आपस में करीबी ताल्लुक था। सियासी मामलात आ जाएं तो चीजें ब्लैक एंड व्हाइट नहीं रहती। जो लोग इक्तिदार के पीछे भागते हैं उनके साथ यही होता है। ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा आर्मी चीफ की तैनाती के वक्त फैज हमीद ने नून लीग से राब्ता किया। आर्मी चीफ की तैनाती के मौके पर फैज हमीद ने कहा मेरे सर पर हाथ रखें। आर्मी चीफ की तैनाती के वक्त हमारी सफों से एक बंदा शामिल किया गया। ख्वाजा आसिफ का मजीद कहना था जो बातें कर रहा हूं उन पर हलफ देने को भी तैयार हूं। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि फौज ने तहकीकात के बाद फैज हमीद को तहवील में लिया होगा। फौज का अपना निजाम और तरीका कार है।
ایک سیاسی جماعت نے فیض حمید کو روحانی پیشوا مانا ہوا تھا۔ عطا تارا نے کہا، ریٹائرمنٹ کے بعد مداخلت کا مطلب ہے سیاست میں مداخلت تھی۔ فیض حمید کے خلاف کارروائی ثابت کرتی ہے ادارہ خود احتسابی پر یقین رکھتا ہے۔ رہنما مسلم لیگ رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ یہ بات ثابت ہو چکی ہے، فوج میں احتساب کا عمل مضبوط ہے۔ فیض حمید کو تحویل میں لینے سے ثابت ہو رہا کچھ چیزیں ثابت ہو چکی ہیں۔ ایسا نہیں کہ فیض حمید کو صرف انکوائری کے لیے فوجی تحویل میں لیا گیا ہو۔ فیض آباد دھرنے میں جو کچھ ہوا آپ کے علم میں ہے۔ اراکین اسمبلی کو اپوزیشن کے خلاف کیسز بنانا، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ ISPR کی جانب سے جاری پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف ٹاپ سٹی مقدمے سے متعلق الزامات کے تحت کورٹ مارشل کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ فیض حمید کے خلاف کورٹ مارشل کی وجہ بننے والا ٹاپ سٹی کیس کیا ہے، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ٹاپ سٹی ہاؤسنگ اسکیم کے مالک معز احمد خان کی جانب سے سپریم کورٹ پہ ایک درخواست دائر کی گئی کہ 12 مئی 2017 کو ان کو اور اہل خانہ کو اغوا کیا گیا۔ عدالت کو بتایا گیا کہ سابق DG ISI فیض حمید کی ایما پر ٹاپ سٹی کے ہیڈ آفس G11 مرکز پر چھاپا مارا گیا اور زمین کی رجسٹریاں، کیش، سونا اور دیگر قیمتی دستاویزات قبضے میں لے لیے گئے تھے۔ معز احمد خان نے درخواست میں جنرل ریٹائرڈ فیض حمید سمیت کئی سابق فوجی افسران کو فریق بنایا تھا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے 8 نومبر 2023 کو فیض حمید کے خلاف معز احمد کی درخواست کا فیصلہ محفوظ کیا۔ 14 نومبر 2023 کو سپریم کورٹ نے فیصلہ جاری کیا۔ سپریم کورٹ نے آرٹیکل 184/3 کے بیان پر پورا نہ اترنے پر فیض حمید کے خلاف درخواست نمٹاتے ہوئے کہا کہ درخواست گزار کے پاس فیض حمید سمیت دیگر فریقین کے خلاف دوسرے متعلقہ فارمز موجود ہیں۔ فیصلے میں قرار دیا سابق DG ISI پر عائد الزامات سنجیدہ ہیں، انہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ بعد ازاں نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک کی درخواست پر پاک نے انکوائری کمیٹی تشکیل دی۔ فیصلے کے مطابق دلائل میں یہ بات سامنے آئی کہ سپریم کورٹ کا ہیومن رائٹ سیل مذکورہ ہاؤسنگ سوسائٹی سے متعلق ایک اور کیس بھی نمٹا چکا ہے۔ 2018 میں زاہدہ جاوید کے سپریم کورٹ ہیومن رائٹ سیل میں درخواست پر ان چیمبر سماعت کی اور معز احمد کو کلیئر قرار دیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے متعلقہ ریکارڈ طلب کیا تو عدالت کو بتایا گیا کہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے عہدہ چھوڑنے سے قبل تمام ریکارڈ کو ضائع کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ سپریم کورٹ نے زاہدہ جاوید اسلم کیس میں سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کا فیصلہ غیر قانونی قرار دیتے ہوئے کہا، چیف جسٹس یا کوئی جج ان چیمبر آرٹیکل 184(3) کے مقدمات کے فیصلے نہیں کر سکتا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کا کہنا ہے کہ مانسہرہ سے نواز شریف کو دھاندلی کے ذریعے 9000 ووٹ ریجیکٹ کر کے ہرایا گیا۔ KP حکومت پر تنقید کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ گالم گلوچ سے حکومت نہیں چلتی۔ آج KP میں تھانے اور پٹواری بک رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ شہباز شریف کی کارکردگی پر تنقید کرنے والے حوصلہ رکھیں، آہستہ آہستہ سب بہتر ہوگا۔ اس دفعہ نواز شریف صاحب کے ساتھ دھاندلی ہوئی، نواز شریف صاحب کو ہرا دیا۔ جب کبھی کسی کینڈیڈیٹ کے شیر کے نشان کے نیچے بھیڑ کا نشان ہو تو سمجھو اس کینڈیڈیٹ نے نہیں جیتنا، بس بات ختم۔ سردار شاہجہان کے ساتھ بھی بھیڑ کا نشان آ گیا تھا، نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی آ گیا تھا۔ وفاقی حکومت ماں کی طرح ہوتی ہے، وہ سارے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھتی ہے۔ اگر ماں سر پہ ہاتھ رکھے اور بچہ بار بار ماں کے ہاتھ پہ تھپڑ مارے تو پھر ماں کب تک اس کے سر پہ ہاتھ رکھے گی؟ یہ گالی گلوچ سے حکومتیں نہیں چلا کرتی، سنجیدگی دکھانی پڑتی ہے۔ اور آج جو PTI کی حکومت ہمارے صوبے میں کر رہی ہے، پٹواریوں تک تو تبادلوں کے پیسے لیے جا رہے ہیں، تھانے بک رہے ہیں، پٹوار خانے بک رہے ہیں، اور غیر منتخب لوگ جو ہیں وہ دھونس دھاندلی کے ذریعے اس کو صوبے کو چلا رہے ہیں۔ میں اکثر لوگوں کو انکو میں کہتا ہوں کہ ککڑی تلا اٹڑے رکھو نا تو بھی بائی داڑے کہندی ہے کڑنا سے تو مانچ سنار ہوئے تو سال کہندی ہے تو شہباز شریف تل 5 مہینے ہوئے کوئی تو انتظار کرو یار۔ کوئی یہ تو نہ سکے شہباز شریف حلف چاسی تو کنجی کھول سی تو شاہی محل بچ ایک مجھ بڑا پیکج آجل سی، جتنی مشکل بچ اس وقت شہباز شریف نے ملک کو باہر نکالا ہے۔ یہ آہستہ آہستہ یہ عمران خان کے 4.5 سال کی تباہی ہے جو ابھی تک اس کے ماں بعد اثرات ہیں اس ریاست کے اوپر۔ ماضی میں کسی اور کی جنگ کا حصہ بننے سے ریاست کو نقصان ہوا۔ صدر آصف علی زرداری کہتے ہیں 1970 کے بعد ہمیں تقسیم کیا گیا، ہماری غلطی سے ہمیں پڑوس ملک کی جنگ میں دھکیل دیا گیا۔ بھارت میں اقلیتوں کو حقوق حاصل نہیں، مودی حکومت اقلیتوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہی ہے، اسی وجہ سے قائد اعظم نے پاکستان بنایا۔ غزہ پر میزائل گرانے والے یہ نہیں دیکھ رہے مسلمان ہیں یا نہیں۔ سے جو پاکستان کے ساتھ ایسٹ پاکستان کے بعد ہوا اس کو ہی آئینی
हम गवाह हैं। और तब से उस ज़माने तक से हमें जिस तरह डिवाइड किया गया, फिर हमें कमज़ोर करके और फिर एक मोहल्ले की एक हमारे पड़ोस मुल्क की जंग में झोंक दिया गया। आज मोदी की इंडिया में माइनॉरिटीज़ को सेफ हेवन नहीं है। गरीब और अमीर का पाकिस्तान कायदे आज़म ने नहीं सोचा था। माजी पर रोने के बजाय आगे बढ़ना होगा। वजीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, अरशद नदीम ने पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में बुलंद किया। वसाइल की कमी नहीं, नौजवान नस्ल को मौके फराहम करेंगे तो मुल्क की तकदीर बदल सकती है। चीन की तरक्की की मिसाल सबके सामने है। मुल्क को अजीम बनाने में नौजवान अपना किरदार अदा कर सकते हैं। इस साल 10 लाख बच्चों को स्मार्टफोन्स फराहम करेंगे। गरीब का पाकिस्तान और अमीर का पाकिस्तान, ये हजरत कायदे आज़म ने नहीं सोचा था। माजी में झांक कर रोना धोना नहीं, बल्कि माजी से सबक हासिल करके हमें आगे बढ़ना है। अरशद नदीम को सब तालियां लगाएं कि उसने पाकिस्तान का नाम बुलंद किया। पाकिस्तान के बच्चों और तालिब इल्म बच्चों और बच्चियों को 10 लाख स्मार्ट फोन्स आपके हवाले करेंगे। इस्लामाबाद का सरीना चौक ट्रैफिक के बहाव के लिहाज से मसरूफ तरीन शाहराह है। वक्त चाहे कोई भी हो, ट्रैफिक का रश जहां देखने को मिलता है। ट्रैफिक के बहाव को बांटने के लिए हुकूमत ने अंडरपास बनाने का ऐलान किया है। इसी हवाले से अरशद शाद की ये रिपोर्ट देखिए। वजारत दाखिला की जानिब से इस्लामाबाद के 2 मसरूफ तरीन इलाके सरीना चौक और PTCL चौक पर ट्रैफिक की रवानी को तेज करने और बहाव को बांटने के लिए अंडरपासेस बनाने का ऐलान किया गया है। इन अंडरपासेस के लिए 8 अरब रुपए की खतीर रकम का तखमीना लगाया गया है। हुकूमत की जानिब से इन मंसूबों की तकमीली मुद्दत 8 माह मुकर्रर की गई है। वजीर दाखिला ने मंसूबों की तकमील के लिए 3 दौरानियों में काम जारी रखने के अहकामात जारी किए हैं। शहरी कहते हैं ये अंडरपासेस बनने से ट्रैफिक का रश कम हो जाएगा। रश वगैरह होती है तो अगर बना दे तो अच्छी बात है, बेहतर होगा। शहरियों को मुश्किलात होती हैं यहाँ पे, तो इट्स अ गुड इनिशिएटिव। अगर बन जाए तो इट्स नॉट अ बैड थिंग। बुजुर्ग शहरी का कहना था कि मंसूबा कोई भी हो किकबैक्स का शिकार हो जाता है। इस मंसूबे के साथ भी ऐसा ही किए जाने के इम्कानात हैं। डिले का शिकार तो होना ही होना है। वो इसलिए कि ये चंद दिन के मेहमान हैं, ये आज नहीं तो कल ये चले जाएंगे। ज़राए की जानिब से बताया गया है इन मंसूबों की उसूली मंजूरी दे दी गई है। आज टेंडर बोली के लिए पेश किए जाने के इम्कानात हैं। इन मंसूबों की तकमील से ट्रैफिक की रवानी में सरअत आएगी। शहरियों का कहना है कि एक बार मंसूबे शुरू हो जाएं तो हुकूमत की अव्वलीन तरजीह इन मंसूबों की वक्त पर तकमील होनी चाहिए। कैमरामैन मोहम्मद बाबर के साथ अरशद शाद, APN न्यूज़, इस्लामाबाद। बरसगीर पाक हिंद के अजीम रूहानी पेशवा हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी 785 उर्स मुबारक की तकरीबात दूसरे रोज भी जारी रहीं। उर्स के दूसरे रोज कौमी ज़करिया कॉन्फ्रेंस की दूसरी नशिस्त हुई। दिलजेब आकाश की ये रिपोर्ट देखिए। अजीम सूफी बुजुर्ग और रूहानी पेशवा हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के 785वें उर्स मुबारक की तकरीबात का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी रहा। उर्स की मुनासिबत से दरगाह के अहाते में मुनक़िद कौमी ज़करिया कॉन्फ्रेंस की दूसरी नशिस्त हुई, जिसमें मुल्क भर से आए नामवर उलमा और मशाइख ने शिरकत की। मुकर्रिरीन का कहना था कि बुजुर्गान दीन की तालीमात पर अमल करके माशरे को अमन का गहवारा बनाया जा सकता है। 785 बरस हो गए हज़रत को विसाल फरमाए हुए, लेकिन दुनिया भर में आपका नाम, आपका काम और आपकी तबलीग इस्लाम के असरात व समरात आज तक बाकी हैं। उर्स में शिरकत के लिए मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी रहा। ज़ायरीन का कहना था कि औलियाउल्लाह के मज़ारात पर हाजिरी से मन की मुरादें पूरी होती हैं। ज़ायरीन का कहना है कि हमें यहाँ आके दिली सुकून मिलता है। औलिया कराम मल्ला पाक और इसके हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने का जरिया है। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ दिलजेब आकाश, ABN न्यूज़, मुल्तान। मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तान के जश्न आज़ादी पर जश्न की भरपूर तैयारियां। मकबूजा कश्मीर के अवाम ने पाकिस्तान के सब्ज़ हलाली परचम के साथ बैनर्स आवेजा करना शुरू कर दिए। मकबूजा कश्मीर में स्टूडेंट्स यूथ फोरम की जानिब से पोस्टर्स आवेजा किए गए हैं। पोस्टर्स पर यौम आज़ादी पाकिस्तान पर पाकिस्तान को मुबारकबाद दी गई है।
पोस्टर्स पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे दर्ज हैं। पोस्टर्स मकबूजा कश्मीर के हाई मिलिट्री जोन के आसपास इलाकों में आवेजा किए गए हैं। कश्मीर में भारतीय रेलवे ऑफिस पर भी पोस्टर्स आवेजा किए गए हैं। भारतीय फौज मिलिट्री जोन में पोस्टर्स देखकर शशतर रह गए हैं। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए एपीएन न्यूज।